Hello and welcome viewers to this weekend series which is dedicated to the study of law, which actually played an important role in transforming India. As you all know, this series is based on the book which is written by Alexander George, and it is titled Important Acts That Transformed India. There are 100 plus acts, and they are crafted in such a manner that they could be beneficial to us. So we will be doing a detailed analysis of this book. In our first lecture, this is our second lecture. Let me mind you first. In our first lecture, we have seen the Regulatory Act of 1773, which was probably a first act which was important. It was important because it played an important role in the formation of our constitution. It played a very vital role in our formation of constitution, and our today's talk will be based on the Act of Settlement 1781 and the Pitt's Act 1784. These both acts are also important, from which the Act of Settlement is actually a supplementary, यानी कि एक पूरक के तौर पर यह कानून का जो है पारित होना है और उसका लागू होना है. Supplementary of Regulating Act. Regulating Act of 1773. Because after implementing the Regulating Act, यह पूरी की पूरी Regulating Act को implement करके, उस कानून को implement करके सरकार को लगा कि इसमें तो कई सारे loopholes है. There are many loopholes present in it. कई सारी क्षतियाँ दिखी, तो उस क्षतियों को पूरी करने के लिए, यानी कि उसको कंपेंसेट करने के लिए, उस लूपहोल्स को फील्ड करने के लिए यह एक्ट लाया गया. छोटा सा एक्ट है, मगर जो भूलें रेगुलेटिंग एक्ट में रह गई थी, या सरकार को लगा कि जो रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हमने भूल कर दी है, दोनों बात है. रेगुलेटिंग एक्ट की अपने आप की भूल, अपने आप की एरर, और यह एक्ट को इनेक्ट करके कौन कौन सी भूल है ब्रिटिश सांसद ने की, यह दोनों का सुधार करने के लिए द एक्ट ऑफ सेटलमेंट वॉज एनेक्टेड. ठीक है, हम लोग देखेंगे, यही क्रम में देखेंगे, उसका बैकग्राउंड देखेंगे, ऐसे कौन से कारक थे जिसकी वजह से यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट को दाखिल करना पड़ा, और इसके मुख्य प्रावधान देखेंगे, और बाद में इसका महत्व देखेंगे. सेम विल गो विथ पिट्स एक्ट. हम लोग उसमें भी उसका बैकग्राउंड देखेंगे, बैकग्राउंड के बाद उसकी जो मुख्य प्रावधान है उस कानून के, उसकी बात करेंगे, और उसके बाद उसका महत्व देखेंगे. देखिए, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, मैंने इस सीरीज के पहले लेक्चर में भी कहा था कि आज का जो हमारा लॉ ऑफ लैंड है, जिसे हम कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं या संविधान कहते हैं, वो बनने का कार्य अंग्रेजों के द्वारा हुआ था. तो उसी दिशा में जो उन लोगों के द्वारा जो उनकी संसद में जो कानून पारित होते थे, उसकी चर्चा यहाँ करनी हमारे लिए ज़रूरी है, क्योंकि इट वॉज अ ग्रेजुअल प्रोसेस. प्रत्येक एक लॉ में एक नई प्रोविजन आई, जिससे हम स्वाधीनता के और करीब जाने लगे, संविधान की कल्पना के और करीब जाने लगे. तो इसी यात्रा में हमें कुछ ऐसे कायदे देखने हैं, कानून देखने हैं, जिसने संविधान के निर्माण में बहुत ही अहम भूमिका निभाई हो. और उसी के तहत हमने हमारे पहले लेक्चर में रेगुलेटिंग एक्ट देख लिया 1773 का. उसके बाद आज हम लोग एक्ट ऑफ सेटलमेंट देखेंगे 1781, जो कि हमें मालूम है इट्स अ सप्लीमेंट्री. और उसके बाद यह एक पिट्स एक्ट देखेंगे. यह एक स्वतंत्र कानून था, और यह पिट्स एक्ट के द्वारा भी कई सारे जो मुख्य प्रावधान है वो लाए गए, जिसका जो जिक्र है हम लोग हमारे आगे के इस सेशन में करेंगे. ठीक है, तो शुरू करते हैं. देखिए, जो हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की मैंने बात की, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन. अगर आपको हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अच्छे से समझना है, जो कि हमारी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, हमें सबको मालूम है, परीक्षा कोई भी हो, चाहे वो स्पर्धात्मक परीक्षा हो, यानी कि पब्लिक एग्जाम्स हो, या ऐसी कोई एग्जाम हो जो कि लॉ के रिलेटेड हो, तो इसको हमें अच्छी तरह से समझना है. ये हमारे लिए अनिवार्यता है. तो इसको अच्छी तरह से समझने के लिए वी नीड टू गो इन द बैकग्राउंड, इन द हिस्टोरिकल बैकग्राउंड. हमें देखना होगा कि कौन कौन से ऐसे कानून थे जिन कानूनों ने अपनी भूमिका निभाई आज के कॉन्स्टिट्यूशन के निर्माण में. तो उसके तहत सर्वप्रथम आएगा रेगुलेटरी एक्ट.
1773 का, जो हमें मालूम है। दूसरा, यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट आएगा, जिसका जिक्र हम लोग यहाँ नहीं करेंगे क्योंकि यह एक पूरक था। तो दूसरा आएगा पिट्स एक्ट 1784 का। फिर चार्टर एक्ट आएगा 1793। उसके बाद टोटल 4 चार्टर आए, और 4 चार्टरों के द्वारा प्रत्येक चार्टर में ब्रिटिश कंपनी को, ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में ट्रेड करने की अनुमति, या आप कह लीजिए एक प्रकार का लाइसेंस दिया जाता। प्रत्येक एक्ट में 20 बरस का लाइसेंस एक्सटेंड किया जाता। तो हमें वही याद रखना है, चार्टर मीन्स ए परमिशन टू ईस्ट इंडिया कंपनी। हमें सिर्फ ऐसा ही संक्षिप्त में याद रखना है। अब अभी हम लोग आगे देखेंगे, जब चार्टर एक्ट को एक्सप्लोर करेंगे, चारों एक्ट को हम लोग अच्छे से एक्सप्लोर करेंगे विद देयर बैकग्राउंड, इंपॉर्टेंट प्रोविजंस एंड इट्स इंपॉर्टेंस एज वेल। ठीक है, तो अभी आपको यही याद रखना है कि चार्टर एक्ट आए जिसके तहत ब्रिटिश कंपनियों को यहाँ काम करने की, यहाँ अपने वाणिज्य कार्य करने की जो परमिशन है वो दी जाती थी। तो चार्टर एक्ट 1793 का हुआ, बाद में 20 बरस के बाद 1813 का आया, उसके 20 बरस के बाद 1833 का आया, उसके 20 बरस के बाद 1853 का आया। ठीक है, उसके बाद 1858 में हमें सबको मालूम है कि 1857 में भारत के स्वतंत्रता का संग्राम का पहला संघर्ष शुरू हुआ। ठीक है, तो जो तब का जो प्रशासन था, ब्रिटिश प्रशासन, उन लोगों को लगा कि भाई अब हम लोग जो आज तक जो कर रहे हैं अब वो नहीं चलेगा, कंपनी को हमें यहाँ से हटाना ही पड़ेगा, और भारी भरकम फेरफार जो है प्रशासन में वो किए गए। तो इसे हम लोग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट कह सकते हैं 1858 का। उसके बाद कई सारे काउंसिल्स एक्ट आए, 1861 कह लीजिए। ठीक है, 2 या 3 काउंसिल्स एक्ट आए जिसमें भी कुछ महत्वपूर्ण प्रावधान किए गए, जिससे कॉन्स्टिट्यूशन निर्माण का जो कार्य है वो थोड़ा सरल होने लगा, स्वाधीनता के करीब हम लोग जाने लगे। काउंसिल एक्ट्स के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट भी एक सीरीज ही थी, 1919 में भी आया, 1939 5 में भी आया, सॉरी। ठीक है, तो ऐसे कुछ कानूनों की मदद से ब्रिटिश सरकार ने भारत में स्वाधीनता का या स्वराज का जो एक प्लेटफॉर्म था वो तैयार किया। धीरे धीरे प्रत्येक एक्ट में धीरे धीरे हमें कुछ कुछ जो हक थे वे दिए गए। पहले तो स्वशासन की प्रक्रिया में भारत का प्रतिनिधित्व ही नहीं था, भारत के मूल लोगों का। तो धीरे धीरे वहाँ से शुरुआत हुई। पहले प्रतिनिधित्व एक से शुरू हुआ, बाद में वो प्रतिनिधित्व बढ़ा। अभी भी वोट का राइट नहीं दिया जाता था, सिर्फ यह डिबेट में शामिल होने का, अपना मत रखने का ही जो है हक दिया गया था। फिर बाद में वोटिंग राइट्स आए। ठीक है, तो ऐसे हमें हमारा जो लॉ है पूरा का पूरा जो भारत का जो शासन करने का या स्वशासन करने का जो कानून है वो दिया गया। दैट वाज कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मगर उसके गठन में यह सब जो लॉज है उसका बहुत ही बड़ा हाथ है। एंड वी आर गोइंग टू गो थ्रू ऑल ऑफ देम। हम लोग प्रत्येक कानून को देखेंगे, प्रत्येक कानून की जो महत्वपूर्ण प्रावधान है उसका भी जिक्र करेंगे, उसका भी अभ्यास करेंगे हमारे इस वीकेंड सीरीज के माध्यम से। तो शुरू करेंगे, आगे देखेंगे। तो उसमें से एक एक्ट ऑफ सेटलमेंट आया जिसका जिक्र हमने किया कि देखो भाई, एक्ट ऑफ सेटलमेंट जो है वो एक पूरक एक्ट है, वो एक स्वतंत्र, आप इसे नहीं गिन सकते, स्वतंत्र कानून नहीं गिन सकते। वैसे तो स्वतंत्र ही था, मगर इसका जो उद्देश्य था वो स्वतंत्र नहीं था। इसका उद्देश्य मात्र और मात्र ऐसा था कि जो 1773 के एक्ट से जो क्षतियां रह गई है, जो भूले हुई है या उस कानून में क्षतियां रह गई है, उसको मिटाना है, उसको भरना है। तो उसी उद्देश्य से, उसी प्राथमिक उद्देश्य से इसको लागू करवा दिया गया। देखिए, जैसे हमने रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था, अगर हम थोड़ा रिकैपिटुलाइज करें हमारे लेक्चर 1 का, तो रेगुलेटिंग एक्ट में देखा था कि कई सारे कारण थे उस एक्ट को लागू करने के लिए। उनमें से एक का कारण जो था वो था रॉबर्ट क्लाइव की द्विचक्रीय शासन की पद्धति, जिसने असंतोष की भावना
पूरे बंगाल के क्षेत्र में उत्पन्न कर रखी थी। वहाँ की जो मूल प्रजा थी वो असंतुष्ट थी। दूसरा कारण देखें रेगुलेटिंग एक्ट का, तो कंपनी बहुत ही आर्थिक संकट से गुजर रही थी और इसी बीच में उसने ब्रिटिश संसद के पास लोन लिया लगभग 1 लाख पाउंड का। तो यहाँ से ब्रिटिश संसद को जो है ध्यान आया कि भाई आप लोग कर क्या रहे हैं ऐसा कि आपको एक साथ इतने सारे पैसों की जरूरत पड़े। तो उन लोगों ने आके देखा कि दरअसल कंपनी कर क्या रही है। देखा तो पाया कि कंपनी तो अपने जो मूलभूत उद्देश्य थे, जो प्राथमिक उद्देश्य थे, उसके पाने के रास्ते से भटक गई है और वो कुछ और ही कार्य कर रही है। तो कंपनी के वहीवट देखने के लिए, कंपनी का कार्य को देखने के लिए कमेटी का एक वहाँ निर्माण किया गया और उस कमेटी ने रिपोर्ट पेश किया और रिपोर्ट के साथ यह कानून भी पेश किया कि अगर आपको कंपनी को नियंत्रण में रखना है या कंपनी के ऊपर सुपरविजन करना है, नियंत्रण यहाँ नहीं आएगा, ये मैं थोड़ा याद रखना है, यहाँ सुपरविजन आएगा कि अगर आपको कंपनी के कार्यों पर सुपरवाइज करना है देन enact this regulating act of 1773, you will able to supervise the functions or affairs of East India Company। ठीक है, तो ऐसे कुछ कारण थे जिसकी बदौलत यह एक्ट को लाया गया, एक्ट को संसद में पारित करवाया गया और भारत में लागू करवाया गया। तो ऐसे ही एक्ट ऑफ सेटलमेंट के भी कई सारे कारण हम लोग देख सकते हैं जिसको हम लोग यह एक्ट का बैकग्राउंड के रूप में जो है इसको कैलकुलेट कर सकते हैं कि भाई दिस विल बी द बैकग्राउंड ऑफ दिस एनेक्टमेंट ऑफ एक्ट ऑफ सेटलमेंट। देखते हैं सर्वप्रथम कारणों की बात करें तो देखिए वॉरेन हेस्टिंग, हम सब जानते हैं इसे, जो कि पहला गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल रहा है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट में क्या हुआ कि रेगुलेटिंग एक्ट में गवर्नर ऑफ बंगाल को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल बना दिया गया और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी और बॉम्बे प्रेसिडेंसी थी, उन दोनों प्रेसिडेंसियों को गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल के नीचे लाके रख दिया गया, विच मीन्स द प्रेसिडेंसी ऑफ मद्रास एंड बॉम्बे वर मेड सबऑर्डिनेट टू द प्रेसिडेंसी ऑफ बंगाल। उसको नीचे लाके रख दिया गया। अब सर्वप्रथम वॉरेन हेस्टिंग्स को एज ए गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल नियुक्त किया गया। देखिए जो वॉरेन हेस्टिंग था ये बहुत ही दुराचारी था, उसके साथ साथ क्रूर भी था। तो कुल मिला के इसके शासन से यहाँ की जो प्रजा थी वो घबराई हुई थी, असंतुष्ट थी, प्रजा में एक क्रोध की भावना थी वॉरेन हेस्टिंग के विरुद्ध। और अगर इसके हमें कुछ अच्छे उदाहरण देखने हो तो हम लोग पटना केस देख सकते हैं या कोसीजुरा केस देख सकते हैं या आप कह लीजिए नंद कुमार केस देख सकते हैं। नंद कुमार को फांसी अवैध रूप से, इलीगल रूप से उसको फांसी के फंदे पर चढ़ा दिया गया। ठीक है, तो कुल मिलाकर वॉरेन हेस्टिंग की जो शासन नीति थी, शासन पद्धति थी, उससे प्रजा असंतुष्ट थी, क्रोधित थी। तो ये पहला कारण हुआ। दूसरा कारण, रेगुलेटिंग एक्ट में सुप्रीम कोर्ट के स्थापना का प्रावधान था जिसको हमने देखा था, जो कि कलकत्ता में उसकी स्थापना हुई थी। मगर स्थापना के साथ सुप्रीम कोर्ट को इतने पावर दे दिए गए कि आगे चलकर सुप्रीम कोर्ट ही कंपनी के कार्यों में टांग लड़ाने लगी, सुप्रीम कोर्ट ही हस्तक्षेप करने लगी, हस्तक्षेप की अतिशयोक्ति होने लगी, जिसके कारण कंपनी में एक असंतोष की भावना जन्मी। वहाँ के जो डायरेक्टर्स थे वे असंतुष्ट थे सुप्रीम कोर्ट और उसके जो है कार्यक्षेत्र से या उसके प्रभाव से, कंपनी के ऊपर उसके प्रभाव से। तो इन लोगों ने ब्रिटिश संसद को, डायरेक्टर्स ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी, ब्रिटिश संसद में एक कंप्लेंट दाखिल की कि भाई आप सुप्रीम कोर्ट का जो कार्यक्षेत्र है उसको पुनः अवलोकन करें, उसको फिर से आप रिव्यू करें, आप देखें कि क्या कार्यक्षेत्र बराबर है या थोड़ा बढ़ गया है सुप्रीम कोर्ट का कार्यक्षेत्र या उसका प्रभाव, तो आप उसको ठीक कीजिए। तो एक कंप्लेंट, तो एक कारण ये भी हम लोग कह सकते हैं कि डायरेक्टरों के द्वारा, कंपनी के डायरेक्टरों के द्वारा ब्रिटिश संसद को एक शिकायत हुई। तो ये भी एक कारण के तौर पर हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर तीसरे कारण की बात करें तो सुप्रीम कोर्ट और गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल, उसके बीच में संघर्ष होने लगा कि किसका कार्यक्षेत्र बड़ा। सुप्रीम कोर्ट बोलती है मेरा बड़ा कार्यक्षेत्र, गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल बोलती है कार्यक्षेत्र मेरा बड़ा है। तो दिस वाज द मोड ऑफ टसल बिटवीन द सुप्रीम कोर्ट एंड गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। जो हमने देखा था कि रेगुलेटिंग एक्ट के तहत गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया और उसको एडजस्ट करने के लिए उसकी एक काउंसिल जो है वो रखी गई।
ठीक है, तो इन दोनों के बीच में संघर्ष होने लगा। और अगर चौथे कारण की बात करें तो जो कंपनी यहां शासन कर रही थी वो अब भारत के नागरिकों को, यानी कि भारत के मूल लोगों के जो पर्सनल लॉस थे उसके साथ छेड़छाड़ कर रही थी, उसको टेम्पर कर रही थी। पर्सनल लॉस यानी कि हिंदू लॉस को, हिंदू जो कस्टम्स थे, रिचुअल्स थे उस समय के, थोड़े ऑर्थोडॉक्सी थे, थोड़े रिजिड थे, मगर उसको खत्म करने की पहल धीरे धीरे अब कंपनी ने अपने शासन के कार्य तले शुरू कर दी थी। जो मुसलमान थे उन लोगों का जो पर्सनल लॉ है, शरीयत जिसे कहा जाता है, उसमें भी थोड़े फेरफार करने शुरू कर दिए थे। ठीक है, तो कुल मिला के हम लोग यह 4 कारण दे सकते हैं कि इन कारणों की वजह से द एक्ट ऑफ सेटलमेंट लागू करवाया गया या लागू करवाना पड़ा। अगर एक सेंटेंस में देना हो, एक सेंटेंस में, तो रेगुलेटिंग एक्ट की जो क्षतियां थी उसको पूरने के लिए यह एक्ट को लागू कर दिया गया। मगर उसको थोड़ा डिस्क्रिप्टिव अगर हमें देखना है कि दरअसल माइन्यूटली अगर देखें कि दरअसल कौन कौन से कारण थे, तो ये 4 मोटे मोटे कारण जो है वो हमें ध्यान में रखने हैं। अब देखते हैं एक्ट में क्या क्या प्रावधान की गई है और एक्ट से कौन कौन से महत्वपूर्ण फेरफार भी आए हैं। तो सर्वप्रथम, द सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी हु अर्लियर केम अंडर द jurisdiction were exempted from the jurisdiction of the Supreme Court. Yes, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत सुप्रीम कोर्ट का निर्माण किया गया और उस निर्माण के तहत कंपनी के कर्मचारी को रखा गया। अब सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप बढ़ने लगा। इस हस्तक्षेप से कंपनी का जो कार्य था, जो एफिशिएंटली चल रहा था, वो अब एफिशिएंटली चलना बंद हो गया, बहुत ही दिक्कतें आने लगी। तो पहले तो सुप्रीम कोर्ट की एम्बिट से उन लोगों को परे रख दिया गया। परे यानी कि उसके ऊपर, यह सुप्रीम कोर्ट की एम्बिट है तो इसके ऊपर रख दिया गया। यहाँ कंपनी के कर्मचारी, देखते हैं आगे। The jurisdiction of Supreme Court was further narrowed down by exempting revenue matters out of its ambit. Yes, जो सुप्रीम कोर्ट की स्थापना के तहत उसको रेवेन्यू का अधिकार दिया गया था, रेगुलेटिंग एक्ट में रेवेन्यू राइट्स, रेवेन्यू मैटर्स के अधिकार दिए गए थे, वो अब छीन लिए गए। यानी कि इसका जो कार्य क्षेत्र था सुप्रीम कोर्ट का, वो और भी छोटा बना दिया गया ताकि अब वो हस्तक्षेप ना कर पाए। उसके बाद द एपेलेट जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट वाज अबोलिश्ड एंड गिवन टू द गवर्नर जनरल एंड हिज काउंसिल। ये भी एक बड़ा फेरफार है और सुप्रीम कोर्ट के जो उसकी जो सत्ता है उसमें भी भारी गिरावट आई। एपेलेट जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट का रद्द कर दिया गया सुप्रीम कोर्ट, और वो दे दिया गया गवर्नर जनरल एंड इट्स काउंसिल को, यानी कि अब कंपनी के पास है। ठीक है, तो जितना ताकतवर सुप्रीम कोर्ट को बनाया गया था रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा, उतना ही दुर्बल यह एक्ट के द्वारा फिर से सुप्रीम कोर्ट को बना दिया गया। क्योंकि रेगुलेटिंग एक्ट को लागू करने के बाद पता चला कि सुप्रीम कोर्ट तो ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप कर रही है। जो कार्य एकदम आसानी से हो रहे थे, स्मूथली हो रहे थे, एफिशिएंटली हो रहे थे, वो अब सुप्रीम कोर्ट की हस्तक्षेपी की वजह से नहीं हो रहे। सुप्रीम कोर्ट प्रत्येक मुद्दे पर अपनी टांग लड़ा रहा है। तो इसीलिए सुप्रीम कोर्ट को उसकी जो सत्ता थी उसको काट दिया गया ताकि ईस्ट इंडिया कंपनी अब अच्छी तरीके से कार्य कर सके। यहाँ एक और भी मुद्दा है, जो पहले क्या होता था, रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हम लोग प्लेन जगह पर ही चले जाते हैं। 1773 रेगुलेटिंग एक्ट, ठीक है। अब सुप्रीम कोर्ट जुरिस्डिक्शन
बंगाल, मद्रास, बॉम्बे। तीनों का जुरिस्डिक्शन सुप्रीम कोर्ट में रखा गया था। अकॉर्डिंग टू द एक्ट, रेगुलेटिंग एक्ट, सुप्रीम कोर्ट इन तीनों जगह का जुरिस्डिक्शन को देख सकती थी, उसको मॉनिटर कर सकती थी, मगर 1781 के सेटलमेंट एक्ट के तहत यह सुप्रीम कोर्ट के जुरिस्डिक्शन को कम कर दिया गया, बहुत ही कम कर दिया गया, और मात्र कलकत्ता तक सीमित रखा गया, ओनली लिमिटेड टू कलकत्ता। तो ये बहुत ही बड़ा सुधार था, बहुत ही बड़ा सुधार था। न्यायिक क्षेत्र में जो गिरावट थी हमने देखी है, पहले जुरिस्डिक्शन भी देखा, कैसे पहले जुरिस्डिक्शन को सुप्रीम कोर्ट से छीनकर गवर्नर जनरल और उसकी काउंसिल को दे दिया गया, वो बात की। कैसे कंपनी के जो कर्मचारी थे उन लोगों को सुप्रीम के न्यायिक क्षेत्र से परे रख दिया गया, उन लोगों को ऊपर रख दिया गया, ठीक है। और ये बात भी देखी कि उसका जो असल न्यायिक क्षेत्र था, लीगल जुरिस्डिक्शन था, वो भी कम कर मात्र कलकत्ता तक सीमित कर दिया गया। ब्रिटिश संसद ने जब से रेगुलेटिंग एक्ट को दाखिल किया, तब से उन लोगों को लगने लगा कि यह थोड़ी भूल रह गई है या थोड़ी भूल हो गई है, सुप्रीम कोर्ट को ज्यादा सत्ता दी गई है, सुप्रीम कोर्ट की ज्यादा सत्ता की वजह से काम में रुकावटें आ रही है, दिक्कतें हो रही है, ठीक है। तो इसी को सुधार करने के लिए यह एक्ट को फिर से एक अलग एक छोटे एक्ट के रूप में इसको पारित कर दिया गया। और इससे एक बहुत ही जो है अच्छी बात भी हुई है, ये भी हमें यहाँ समझना है। बिहार, बंगाल, और उड़ीसा, इन तीनों में स्वशासन लाने का उद्देश्य भी था यह एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781 का। यह भी हमें याद रखना है, क्योंकि जैसे हमने बात की वॉरेन हेस्टिंग्स के संदर्भ में कि कैसे उसकी दुराचारी नीतियों की वजह से असंतोष फैल गया था और क्रोध भी फैल गया था। तो उसको शांत करने के लिए यह तीन जगहों में एक स्वशासन कायम करने के उद्देश्य से यह एक्ट को पारित किया गया था। यह भी एक इसका कारण है। और इस पूरे मुद्दे पर देखने के लिए ब्रिटिश संसद ने एक टॉर्चर्ड कमिटी गठन किया था, और इसी कमिटी के द्वारा यह पूरा का पूरा कानून बनाया गया ऑफ 1781, सेटलमेंट एक्ट ऑफ 1781, which was about to settle the loopholes which were created by the act of 1773. देखते हैं आगे। This act ensured that religious sentiments of Hindu and Muslims are not hurt, which could have in turn harmed the British rule in India. ये बात भी हमने देखी कि कैसे अब कंपनी के प्रशासन ने यहाँ की जो मूल प्रजा थी, उसके जो मूल सिद्धांत थे, मूल नियम, रीति रिवाज, जिसे हम कस्टम्स, ट्रेडिशंस के नाम से जानते हैं, उसको टेम्पर करना, उसको जो है छेड़खानी करना शुरू कर दिया। तो यह सेटलमेंट की एक्ट ने वो भी रोक दिया। यह भी एक अच्छी बात है इस एक्ट के संदर्भ में। देखिए, अब द सेंटिमेंट्स ऑफ हिंदूज एंड मुस्लिम्स विल नॉट हर्ट, क्योंकि ब्रिटिश लोगों को लगने लगा कि अगर हम वहाँ की जो मूल प्रजा है, अगर हम उसके धर्म के साथ हस्तक्षेप करेंगे या छेड़खानी करेंगे, उसके रीति रिवाज, नियमों के साथ, उसके मूल्यों के साथ छेड़खानी करेंगे, तो वो भारत में ब्रिटिश की हाजिरी के लिए ही अपने आप में खतरा बन जाएगा। तो ड्यू टू दिस एक्ट ensured that Hindus are governed by Hindu law and Muslims will be governed by Mohammedan law, ठीक है, यानी कि शरीयत। तो this was the act. This act was first attempt to bifurcate the powers of the executive and judiciary. Yes, this was the first act to bifurcate the powers of executive and judiciary, यानी कि कार्यकारिणी और न्यायपालिका, दोनों के कामों के बीच में एक दीवार बना दी, और न्यायपालिका की जो उसका जो कार्य क्षेत्र था उसको छोटा कर दिया गया,
कम कर दिया गया। ठीक है, तो दिस वाज द रीजन। देखिए, अगर इसके हम इंपॉर्टेंस की बात करें तो कई प्रकार से यह इंपॉर्टेंट था। इंपॉर्टेंट इसीलिए था क्योंकि सर्वप्रथम तो हमने जो आखिरी मुद्दा देखा, ये इसकी बहुत ही बड़ी महत्वता है कि कैसे यह एक्ट ने एंश्योर किया, यह एक्ट ने सुनिश्चित किया कि हिंदू के जो लोग हैं उसके ऊपर शासन जो है वो हिंदू लॉ के अनुसार होगा, और यहाँ की जो इस्लामी बस्ती है उनके ऊपर शासन मोहम्मदन लॉ से होने वाला है। तो ये एक अपने आप में ही एक बड़ी बात थी। उसके बाद जो बिहार, बंगाल और उड़ीसा का जो प्रशासन था, जो प्रबंधन था, उसको अच्छा किया गया इस एक्ट के द्वारा। इसका उद्देश्य तो था ही उसको अच्छा करना, मगर इस एक्ट के लागू होने से उसे अच्छा कर भी दिया गया। तो ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है। और जो इसके डीमेरिट की अगर बात करें तो यहां लिखा गया है, एक ही डीमेरिट था इसका कि इट फेल्ड टू एस्टेब्लिश द अकाउंटेबिलिटी एंड आंसरेबिलिटी इन द एडमिनिस्ट्रेशन। अभी भी किसी के ऊपर जिम्मेदारी नहीं थी। अभी भी कोई भी क्षति करे कंपनी में हो, कोई भी दुष्व्यवहार करे, कोई भी आप कह लीजिए क्रूर नीति अपनाए, मगर उसको कोई पूछने वाला अभी भी नहीं था। क्योंकि जो पूछने वाला था सुप्रीम कोर्ट, उसको तो उन लोगों ने उसका तो न्याय क्षेत्र जो है इन लोगों ने खत्म कर दिया, बहुत ही कम कर दिया कि सुप्रीम कोर्ट दुर्बल बन गया, अपने आप में ही सुप्रीम कोर्ट दुर्बल बन गया। तो कुछ इसकी वजह से यह जो एक्ट है वो महत्वपूर्ण तो था ही, मगर ऐसे कुछ मुद्दों की वजह से यह इसकी जो महत्वता है वो थोड़ी कम हो गई, ये थोड़ा हानिकारक बन गया। ठीक है, तो ये था एक्ट ऑफ सेटलमेंट 1781। अब आगे अगर हम बात करें तो पिट्स एक्ट के बारे में अगर हमें देखना है, ये भी एक थोड़ा अच्छा एक्ट था। देखिए, यहाँ जो हम फोटोग्राफ देख रहे हैं यह विलियम पिट की है। विलियम पिट द यंगर के नाम से यह महानुभाव जाने जाते हैं। विलियम पिट द यंगर। देखिए, द यंगर इसलिए इसको पहचाना जाता है क्योंकि ये 24 वर्षों की उम्र में ग्रेट ब्रिटेन के युवा प्रधानमंत्री, सबसे युवा प्रधानमंत्री बन गए। ही बिकेम द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एट द एज ऑफ 24 इन द ईयर 1783। 1783 PM, ग्रेट ब्रिटेन। He was a famous statesman, यानी कि वो एक वहाँ के प्रख्यात राजनेता थे, और बाद में सबसे कम उम्र में ग्रेट ब्रिटेन के प्रधानमंत्री भी बन गए, और प्रधानमंत्री के तौर पर कई साल रहे। और इनकी जो मृत्यु है वो 1806 में हो गई। ठीक है, तो यह कानून घड़ने में, यह कानून को बनाने में, ब्रिटिश संसद में टेबल्ड करने में, उसको पारित करने में, लागू करने में यह महानुभाव का योगदान है। इसलिए यह पूरे एक्ट को पिट्स इंडिया एक्ट कहा जाता है, विच वॉज इनिशिएटेड बाय विलियम पिट। देखिए, इस कानून के अगर कारणों की बात करें तो कानून में कुछ ऐसा है कि हुआ यह कि रेगुलेटिंग एक्ट जो थी, जैसे हमने देखा कि सरकार की आंखें एकदम से खुली कि भाई यह ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में कर क्या रही है। आके देखा तो लगा कि ईस्ट इंडिया कंपनी के कार्य में बहुत ही क्षति आ गई है, कार्य की जो दिशा है वो बदल गई है, कह लीजिए गलत दिशा में जा रही है। तो इन लोगों ने सुपरविजन करने के लिए रेगुलेटिंग एक्ट को दाखिल किया था 1773 में। फिर उसमें क्षति हो गई, उसकी क्षतिपूर्ति के लिए एक्ट ऑफ सेटलमेंट लाया गया 1781। ये एक बात हुई। अब ये जो पिट्स इंडिया एक्ट है, यहाँ से हमें स्वभाव में भिन्नता देखने को मिलेगी। अब तक जो स्वभाव था रेगुलेटिंग एक्ट का वो सुपरविजनरी स्वभाव था, इट वॉज ओनली मेंट फॉर सुपरविजन। बट ये जो पिट्स एक्ट था यह एक डिसीजिव एक्ट था, और इसने ऐसा डिसीजन लिया, ऐसा निर्णय लिया कि पूरी ईस्ट इंडिया कंपनी को, उसके वहीवट को सीधे क्राउन के नीचे ला के रख दिया गया। सीधा क्राउन के नीचे ला के रख दिया गया। कंपनी रखी, मगर कंपनी को उठा के क्राउन के डोमेन में, यानी कि ब्रिटिश पार्लियामेंट के डोमेन में रख दिया गया, डायरेक्ट अंडर द डोमेन ऑफ पार्लियामेंट, ब्रिटिश पार्लियामेंट, अंडर द डायरेक्ट कंट्रोल भी हम लोग कह सकते हैं। अब तक डायरेक्ट कंट्रोल नहीं था, अब तक जो था वो सिर्फ सुपरविजनरी था। इट वॉज जस्ट ए मॉनिटरिंग।
मगर अब यह जो एक्ट था वो थोड़ा निर्णायक साबित हुआ और इसने जो डोमेन था उसमें फेरफार कर दी है। देखिए रेगुलेटिंग एक्ट 1773, यहाँ एक्ट ऑफ सेटलमेंट का जिक्र हम लोग नहीं करेंगे, इट वॉज सुपरविजनरी। और सामने जो पिट्स इंडिया एक्ट था, (1784) का, वो दरअसल एक रेगुलेटिंग तो हम लोग नहीं कर सकते, मगर इसका जो स्वभाव था वो थोड़ा निर्णायक था। इसने इट एस्टैब्लिश्ड डायरेक्ट कंट्रोल ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ऑन ईस्ट इंडिया कंपनी। दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस। देखते हैं आगे इस कानून से जुड़े कुछ मुख्य प्रावधान जिसका जिक्र हम लोग आगे हमारी चर्चा में करने वाले हैं। देखते हैं, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 was enacted which made a substantial change in the working of company। substantial, भारी मात्रा में सुधार कर दिया गया कंपनी के कार्यों में। यह सुधार इसलिए हुआ क्योंकि अब कंपनी की जो ओनरशिप थी, आप कह लीजिए इसकी जो कंट्रोलशिप थी, वो अब डायरेक्ट ब्रिटिश पार्लियामेंट के सामने उसके हाथ के नीचे आ गई है। तो कंपनी के कार्यों में फेरफार होना स्वाभाविक है। The act established a distinction between the political and commercial functions of the company. Yes. 1773 में ही पता चल गया था कि कंपनी जो है वो वहाँ की शासन भी कर रही है और अपना वाणिज्यिक कार्य भी देख रही है। हालांकि वाणिज्यिक कार्य कम देख रही है, वहाँ शासन में कंपनी की रुचि थोड़ी ज़्यादा है, तो वो तो बात मालूम ही थी, मगर इसके फंक्शन में अभी भी बाइफर्केशन नहीं किया गया था। एक भेद नहीं बनाया गया था, जो भेद इस एक्ट के द्वारा बनाया गया। देखिए, पॉलिटिकल फंक्शन राजकीय और वाणिज्यिक दोनों कार्यों में भेद कर दिया गया पहली बार। अब तक नहीं हुआ था, अब तक ब्रिटिश पार्लियामेंट को सिर्फ मालूम ही था कि कंपनी दोनों प्रकार के कार्य देख रही है, मगर इट वॉज नॉट फॉर्मली डिवाइडेड, which done in this particular act. It created two separate bodies। देखिए, कंपनी को दो भागों में बांट दिया, या आप कह लीजिए उसको विभाजित कर दिया, भांग दिया गया। उसमें से सर्वप्रथम रहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स, जो आपको मालूम ही होगा, आपने कई जगह इसका जिक्र देखा होगा, और दूसरा हो गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ये दोनों महत्वपूर्ण है हमारे लिए, हमें याद रखने हैं, क्योंकि यह सुधार थोड़े महत्वपूर्ण है और अक्सर छात्रों को इसमें थोड़ा कंफ्यूजन होता है, जिसको एड्रेस हम लोग यह पूरा टॉपिक खत्म होने के बाद कर लेंगे। बहुत ही ईजी है, आपको कुछ याद ही नहीं रखना पड़ेगा। देखिए, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या करता, इट मैनेज द कॉमर्शियल अफेयर्स ऑफ द कंपनी, ओनली कॉमर्शियल अफेयर्स, सेलिंग एंड परचेजिंग, नथिंग एल्स। उसके अलावा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को कुछ देखना ही नहीं था, उसको कुछ काम ही नहीं दिया गया। और दूसरी जो बॉडी थी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इट वॉज टू मैनेज द पॉलिटिकल अफेयर्स ऑफ द कंपनी। राजकीय जो कार्य थे वो देखने थे, जो शासन प्रशासन करने में जो जरूरत होती है, जो अनिवार्य होते हैं, उसकी देखभाल करनी थी बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। इट इज द पावर ऑफ सुपरिटेंडेंस एंड डायरेक्शन ऑफ द सिविल यानी कि दीवानी, मिलिट्री यानी कि सैन्य, और रेवेन्यू यानी कि राजस्व अफेयर्स देखने के लिए। ठीक है, तो जो कार्य कॉमर्शियल नहीं है, जो कार्य नफे के साथ नहीं जुड़े हैं, मुनाफे के साथ नहीं जुड़े हैं, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स के पास से ले लिया गया और वो दे दिया गया बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल को सिर्फ नॉन कॉमर्शियल कार्य ही देखना है, उसको कॉमर्शियल कार्य में कुछ इंटरफियर नहीं करना है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो इट वॉज द फर्स्ट एक्ट विच एक्चुअली divided the function of company into the political and कह लीजिए कॉमर्शियल
in a very minute way, in a very detailing way. देखिए अब इसको अगर याद रखना है तो देखिए कई बार कंफ्यूजन हो जाता है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम था, बोर्ड ऑफ कंट्रोल का काम था, उसमें जो है मिसमैच हो जाता है। तो कुछ नहीं करना, यहाँ आपको सिर्फ शब्द ही पकड़ने हैं। देखिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है सी, ठीक है, उसका कार्य है सी कॉमर्शियल, कोर्ट कॉमर्शियल। अगर कहीं पर भी आपको दिखाई दे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर तो आपको तुरंत याद आ जाना चाहिए कि यह तो कॉमर्शियल की बात है, यह तो सिर्फ वाणिज्य की बात करता है, सेल एंड गुड्स, सेल एंड परचेज ऑफ गुड्स की बात करता है। और वही जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल है, आप इसका इनिशियल देखें बी, बोर्ड, बोल्ड, इट्स अ मोर बोल्ड बॉडी देन कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। मोर बोल्ड यानी कि उसको ज़्यादा जुरिडिक्शन मिला हुआ है, ज़्यादा सत्ता मिली हुई है। दीवानी जो कार्य है वो देखने हैं, आप कह लीजिए, उसके बाद सैन्य कार्य है वो देखने हैं, और उसके बाद जो रेवेन्यू है, राजस्व है, वो भी देखना है, ठीक है। तो ऐसे ही हम याद रख सकते हैं, बोर्ड वो एक बोल्ड है, वो एक बोल्ड संस्था है कंपनी के तहत, जिसको कुछ अच्छे जो पावर्स है या अच्छी सत्ता है वो दी गई है। और सामने जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है वो तो कॉमर्शियल की बात करता है, कोर्ट कॉमर्शियल, और यहाँ बोर्ड जो है वो बोल्ड है, ज़्यादा बोल्ड संस्था है। तो दिस इज द फंडामेंटल डिफरेंस, ठीक है। तो बाय दिस काइंड वी कैन मेमोराइज इट। मुझे लगता है कि अगर आप लोग यह बात अपने दिमाग में रख देंगे तो जीवन भर आपको यह टॉपिक में कंफ्यूजन नहीं होगी कि भाई बोर्ड ऑफ कंट्रोल का क्या काम है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स का क्या काम है। आपको आसानी से वो याद रह सकती है। आगे देखें तो दिस एक्ट वॉज द फर्स्ट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट वेयर कंपनीज पोजेशन ऑफ इंडियन टेरिटरीज वेर कॉल्ड ब्रिटिश पोजेशन इन इंडिया। यस, दिस वॉज द प्रोबेबली फर्स्ट एक्ट या फर्स्ट डॉक्यूमेंट कह लीजिए जिसने भारत के लिए ब्रिटिश प्रदेश या ब्रिटिश अधीन प्रदेश, ब्रिटिश अधीन प्रदेश ऐसे शब्दों का जिक्र किया। जो कि अपने आप में एक बड़ी बात थी। यहां से हमें मालूम पड़ा कि चलो अच्छा है, ये लोग मानते तो है कि ये पूरा एक प्रदेश है, अलग प्रदेश है, जो हाल ही में या वर्तमान स्थिति में ब्रिटिशरों की अधीनता में, अंग्रेजों की अधीनता में है, ठीक है। तो दिस वाज द फर्स्ट डॉक्यूमेंट व्हिच मेड अस बिट मोर क्लोजर टुवर्ड्स आवर स्ट्रगल ऑफ इंडिपेंडेंस या टुवर्ड्स आवर इंडिपेंडेंस कह लीजिए, ठीक है। तो दिस वर टू acts of today in which we discussed the act of settlement, its reason for enactment, and the result which we got by enacting the act of settlement, which was in the year 1781. And after that we seen Pitt's Act, its reason for enactment, and the changes which were invited the Pitt's Act of 1784. So that's all for this today's session. अगले सेशन में मिलेंगे अगले लो के साथ, अगले अभ्यास के साथ। तो तब तक के लिए देखते रहिए ग्रोथ मोड यूपीएससी। स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।